हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th केमिस्ट्री, जो कि आई थिंक 5th-6th चैप्टर होगा, उसे कवर अप करेंगे। और आज मैं एक खुशी की बात बताता हूँ कि ये जो कन्फ्यूज़न है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि फिज़िक्स में वर्क टन का साइन उल्टा कर देता है या केमिस्ट्री में उल्टा कर देता है, तो मैं ये कन्फ्यूज़न ही दूर कर दूँगा। मैं सिर्फ एक जगह बताऊंगा, वही फार्मूले आपको फिज़िक्स में भी रटने हैं, केमिस्ट्री में भी रटने हैं। भले आप नोट्स में कुछ भी लिखो, आपको रटने वही हैं, और साइन कब क्या लगेगा ना आपको ये भी समझ में आ जाएगा, मैं जो अभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए खैर आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2-4 कन्वर्जन लिख रखे हैं। मैंने लिख रखा है 1 ATM लीटर बराबर होता है 101 जूल। कितना? 101 जूल। फिर 2-4 शब्द है, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि द प्रॉपर्टी डेट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मास या मास ऑफ मैटर, कुछ भी मीन्स जो मास पे डिपेंड कर जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे एक आध बता पाओगे बिना देखे हुए? ऐसे ही बताओ तो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या नंबर ऑफ मोल्स होगा? क्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है? तो क्या वो गिवन मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा कि जो ओवरऑल सेम हो जाए गिवन कंटेंट के लिए, सारे के लिए सेम हो जाए। एग्जांपल के तौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, क्या डेंसिटी सारे के लिए अलग होगा गिवन कंटेंट के लिए? नहीं, जितना भी ले लो गिवन कंटेंट के लिए तो सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे उसमें से 1 किलो निकाल लो या 2 किलो निकाल लो, सेम ही होगा। तो एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने। और फिर 2 और शब्द है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का है ना जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही सिर्फ डिपेंड करे। पाथ फंक्शन मीन्स जिसकी वैल्यू पाथ पे भी डिपेंड कर जाए। ठीक है, जैसे वर्क डन होता है पाथ पे डिपेंड करता है, F.ds। ठीक है, आइए स्टेट फंक्शन का एग्जांपल मैंने दे रखा है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड एन। यहाँ पे एन का मतलब क्या है ज़रा मुझे बताइएगा तो मैं बताऊँगा। फिर अगला पाथ फंक्शन का एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल है हीट वर्क डन, हीट कैपेसिटी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, वेपर प्रेशर, RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ईटा का मतलब बताइएगा। अगला इंटेंसिव प्रॉपर्टी यह है मास, मोल, वॉल्यूम, एनर्जी। ठीक है, नोट में मैंने 2-3 पॉइंट लिख रखे हैं। मैंने ये लिख रखा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट। मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड तो कर सकते हो, इंटेंसिव वाले को ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो सारे के लिए सेम होता है। फिर मैंने लिखा रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर ऑलवेज इंटेंसिव, ये सबको पता होता है। ठीक है, फिर मैंने आगे लिख रखा है वर्क एंड हीट आर बाउंड्री फिनोमिनन। मीन्स वर्क और जो हीट होता है ना, ये बाउंड्री फिनोमिनन भी है, और यही 2 मेथड ही है एनर्जी एक्सचेंज का। ठीक है, आइए तो चैप्टर की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ना है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आप लोग इसे HD करके देखना। ठीक है, इसमें मैंने बोला है कि मान लीजिए 3 बॉडी हैं A, B, C, और A जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ है, B, और B C के साथ है। तो जाहिर सी बात है कि C A के साथ भी होगा। ठीक है, यही मैंने बोला है कि इफ़ A इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ B, B इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ C, देन A एंड C इज़ ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ C। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। पहली बात ये मैं बता दूं कि ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किस चीज़ पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्या रटना है और कैसे रटना है, इससे ज़्यादा नहीं रटना। इसका जो फॉर्मूला है ना, आपको जो रटना है ये फिज़िक्स का है, इसीलिए पढ़ केमिस्ट्री में रहे हैं, बट मैं जो लिख रहा हूँ ये फिज़िक्स वाला है। dq इज इक्वल्स टू दी du प्लस dw। केमिस्ट्री में बस dw का साइन निगेटिव कर देते हैं। केमिस्ट्री के फॉर्मूले के हिसाब से dq बराबर होता है du माइनस ऑफ dw। तो यहाँ लेते भी माइनस ही है, उल्टा ले लेते हैं। अब देखो कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा साइन निगेटिव होगा। चलो आ जाओ समझ लेते हैं। q का मतलब क्या है? हीट कंटेंट। क्या है? नेट हीट कंटेंट।
यू का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी। यू का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी। और डब्ल्यू का मतलब क्या है? वर्क डन। क्या है? वर्क डन। अब इन तीनों में ना बस दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो सिस्टम में लेगा या सराउंडिंग में लेगा, सराउंडिंग को दे देगा। अब देखो कैसे, लेट सपोज आपके पास एक टू व्हीलर होती। क्या होती? टू व्हीलर होती। ठीक है, ऐसे ही सोचना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही सोचना। मैंने उसमें फ्यूल भरा। क्या भरा? फ्यूल। 1 लीटर मैंने फ्यूल भरा। ठीक है, ज़रा मुझे सोचकर बताइए कि अगर उस फ्यूल भरने से हमारा हीट कंटेंट बढ़ा, क्या हुआ? गाड़ी ज़्यादा हीट हुई। हीट वाली बात मैं बाद में बात करूँगा, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। मैंने इंजन चालू करा अपने टू व्हीलर का, तो अगर इंजन चालू होने की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ी गाड़ी की, यानी आपकी, तो क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है। तो क्या उसके लिए पॉजिटिव साइन लेंगे? लेंगे। यानी इंटरनल एनर्जी के लिए पॉजिटिव साइन कब लेंगे? तब जब हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़े, किसी कारण से बढ़े, तब पॉजिटिव लेंगे। अगर सराउंडिंग की बढ़े यानी सिस्टम की घटे, तब निगेटिव लेंगे। क्या करेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? कैसे करेंगे? मैंने बोला कि फ्यूल भरने से अगर गाड़ी की इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो अच्छी बात है ना, हमने डाला ही इसलिए फ्यूल था कि इंटरनल एनर्जी बढ़े, यानी पॉजिटिव अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, सिस्टम की बढ़नी चाहिए। निगेटिव अगर सराउंडिंग की बढ़ी। ध्यान से, फिर आ जाओ वर्क डन। अगर 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 गाड़ी ने सराउंडिंग पे वर्क डन करा तो क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात है ना, क्योंकि भाई आपको आगे बढ़ना है। अच्छी बात है। तो अगर सराउंडिंग पे वर्क डन हुआ तो पॉजिटिव, और अगर गाड़ी पे ही वर्क डन करना पड़ा, गाड़ी ख़राब होगी, गाड़ी की मरम्मत करानी पड़ी, तो उसका वर्क डन जब होगा तो निगेटिव होगा। कन्फ्यूज़न क्लियर करना। फिर से, गाड़ी ने वर्क डन करा, आपको कहीं ले करके गया, तो ये तो अच्छी बात है ना भाई, आपने तेल ही इसीलिए डाला था। लेकिन अगर गाड़ी को ही वर्क डन की ज़रूरत पड़ गई, उसे ठीक करने की ज़रूरत पड़ गई, गाड़ी को ही ढकेलने की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर ये तो गलत बात हो गई ना, आपने तेल क्यों डाला था। ठीक है, आइए यही हीट कंटेंट पे बात करते हैं। किस पे? हीट कंटेंट पे। ज़रा मुझे सोच कर बताइए कि हीट कंटेंट, अगर गाड़ी की हीट कंटेंट बढ़ी तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ज़रा मुझे सोच कर बताइएगा। गाड़ी की हीट बढ़ेगी तो बुरी बात है ना, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तो बुरी बात है। यानी अगर गाड़ी की हीट कंटेंट बढ़ी तो निगेटिव साइन, और सिस्टम की बढ़ाई तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, ऐसे ही याद रखना, डिट्टो और फार्मूला ही यही याद रखना। बाकी आप 4 जगह लिख लो, 4 अलग अलग फार्मूले लिख लो, 4 साइन बदल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको रटना ऐसे ही है। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू दी डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और एक गाड़ी सोच लेना, गाड़ी ने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई तो भाई तेल ही इसीलिए डाला था, यानी पॉजिटिव साइन। सिस्टम की बढ़ा दी यानी निगेटिव साइन। गाड़ी पे वर्क डन करना पड़ रहा है यानी निगेटिव साइन। गाड़ी ने वर्क डन करा, पॉजिटिव साइन। गाड़ी का हीट कंटेंट बढ़ा, निगेटिव साइन। गाड़ी ने हीट कंटेंट बढ़ाया सिस्टम का, पॉजिटिव साइन। रट जाओ इसे। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब ये सब सारा भूल जाओ, मैंने जितना बताया FLOT में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में, दैट्स इनफ। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसे रटने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने बताया वही रटना है। ठीक है, आइए फिर आगे हमें पढ़ना वर्क डन एंड एप्लीकेशन इन डिफरेंट थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस के बारे में। ठीक है, पहला देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या देख लेते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। इसकी खास बात ये होती है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। ये फॉलो करता है बॉयल्स लॉ को। किसको? बॉयल्स लॉ को, यानी P1 V1 इज इक्वल टू दी P2 V2। इसका जो वर्क डन रिवर्सिबल का फॉर्मूला आता नहीं आता, -2.303 nRT log P1 by P2, या वही V1 by V2 के फॉर्म में देख लो, ये होता है -2.303 nRT log 10 V2 by V1। ठीक है, चूँकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अभी मैंने बताया था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है,
तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, चूँकि हमें पता है डेल्टा यू बराबर क्या होता है, एन आर एफ डेल्टा टी बाई, जनरली 2 ही लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, बताओ सोच के, क्या होता है एन का मतलब, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या तो उसे बोलते थे, सॉरी नाम भूल गया मैं। अरे जो मोनो एटॉमिक के लिए 3, डाई एटॉमिक के लिए 5 और ट्राई एटॉमिक के लिए 6 होता है, क्या था वो, वही होता है, ठीक है। तो एन आर एफ डेल्टा टी बाई 2, ठीक है। आइए, चूँकि डेल्टा टी ही 0 है यानी यू 0 हो गया, यानी क्यू बराबर हो गया प्लस डब्लू, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से प्लस डब्लू, ठीक है, क्योंकि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्लू, ठीक है। आइए, फिर दूसरा हमें पढ़ना है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसका जो वर्क डन रिवर्सिबल का फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रल माइनस ऑफ पी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू डी वी, क्योंकि डी वी ही 0 है यानी वर्क डन रिवर्सिबल भी 0 हो जाता है। ये फॉलो करता है गुजैक लॉ को, किसको, गुजैक लॉ को, जिसका मतलब होता है P1 बाई T1 इज इक्वल टू दी P2 बाई T2। यहाँ फ्लोट के हिसाब से चलेंगे तो QV इज इक्वल टू दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, साइन अपोजिट कर लेना, हम लोग DW का साइन प्लस ले रखे हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री में माइनस लेते हैं, तो साइन अपोजिट खुद से कर लेना। फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है हीट बिहेव्स एज अ स्टेट फंक्शन, देखो यहाँ से प्रूफ हुआ। चलो अगला हमें पढ़ना है आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में, किसके बारे में, आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। इसके बारे में मैंने लिखा है कि यहाँ पे पी ऑफ गैस कांस्टेंट होता है और ये फॉलो करता है चार्ल्स लॉ को, किसको फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ को। मैंने इसके लिए चार्ल्स लॉ क्या है हमारा, V1 बाई T1 इज इक्वल टू दी V2 बाई T2। यहाँ पे जो वर्क डन रिवर्सिबल का फॉर्मूला आता है वो आता है डेल्टा एन आर डेल्टा टी, डेल्टा एन जी आर टी होता है सिंपली, ठीक है। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं माइनस ऑफ पी ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस ऑफ V1। बाई फ्लोट से देख लो, यहाँ से मैंने लिखा डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, Q प्लस P डेल्टा V, ठीक है, और इसी को हम लोग डेल्टा H बोल देते हैं, जिसका मतलब हो जाता है इंथैल्पी चेंज। यहाँ पे मैंने लिखा हीट्स बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन, डेल्टा H इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। अगला है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके लिए जो हमारा नेट हीट एक्सचेंज कंटेंट होता है ना, ये 0 हो जाता है, क्या होता है, 0। ये फॉलो करता है पॉइजन्स लॉ को, किसको फॉलो करता है, पॉइजन्स लॉ को। ये सिंपली बोलता है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, यानी टीवी की पावर गामा -1 भी कांस्टेंट हो जाएगा और पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चूँकि हमने पता है सी पी माइनस सी वी बराबर आर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा वर्क डन बराबर एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा -1। ज़रा मुझे बताओ गामा बराबर क्या होता है, वन प्लस 2/f होता है यार, और f का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आ जाओ यहाँ, वर्क डन बराबर होता है P2 माइनस V2 माइनस और P1 माइनस V1 डिवाइडेड बाई गामा -1, ठीक है। आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं एंथैल्पी के बारे में, किसके बारे में, एंथैल्पी डिनोट करते हैं एच से, किस चीज़ से, एच से। ये सिंपली आप समझ लो कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम होगा, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम होगा, सॉरी, मीन्स एक सिस्टम के पास जितना हीट होगा ना, सारे का कंटेंट को हम लोग क्या नाम देंगे, एंथैल्पी, क्या नाम देंगे, एंथैल्पी। ये यूजुअली डिफाइंड होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, किसके लिए डिफाइन होता है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। एक पिस्टन था, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी U प्लस पी वी। मान लो ये एक्सपेंड कर रहा है यानी डेल्टा बी के फॉर्म में एक्सपेंड करा, तो जो हमारा एंथैल्पी आएगा वो आएगा डेल्टा H बराबर U प्लस पी वी, ठीक है। अब ये दो चीज़ों के लिए डिफाइन करते हैं, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। कांस्टेंट V के लिए होता है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस V टाइम्स ऑफ डेल्टा P। रियल गैस के लिए होता है डेल्टा H इज इक्वल टू दी डेल्टा U P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1, ठीक है। जब रिएक्शन हो तो ये हो जाता है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ PV, ठीक है। फिर मैंने लिखा डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ NGRT, जहाँ पे NGRT का मतलब है ना, NG का मतलब है ना
number of moles after the reaction माइनस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बिफोर रिएक्शन, और ये सारे गैसियस मोल लोगे, सॉलिड लिक्विड का मोल नहीं लोगे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। खैर अगले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इस पर मैंने लिखा है इट ऑलवेज टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मीन्स कौन सा प्रोसेस अपने आप होगा और कौन सा प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है, दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है एनर्जी क्राइटेरिया, दूसरा रैंडमनेस क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे बढ़िया है रैंडमनेस क्राइटेरिया। एनर्जी क्राइटेरिया मैंने बोला इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज डिक्रीजेज, मीन्स जो अपने आप होता है ना उसमें एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज होता ही होता है, ठीक है। रैंडमनेस के लिए हमने बोला कि रैंडमनेस इंक्रीजेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, जाहिर सी बात है रैंडमनेस इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2-4 टर्म्स डिफाइन कर रखे हैं। सबसे पहला है सी का मतलब है हीट कैपेसिटी, क्या है हीट कैपेसिटी, और एस का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। कई बार आप सी से ही डिनोट कर लेते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, छोटी सी या बड़ी सी से, तो कन्फ्यूजन मत होना, मैंने यहाँ एस से करा। तो सी का मतलब हो जाएगा हीट कैपेसिटी का मतलब हो जाएगा टोटल हीट कंटेंट डिवाइडेड बाई डी टी टाइम में, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू दी डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ऐसे ही एस इज इक्वल टू दी डी क्यू डिवाइडेड बाई एम टाइम्स ऑफ डी टी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे बोलते हैं 1 ग्राम मास के लिए या 1 kg मास के लिए, ठीक है। आइए देखो, एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, शायद आपकी क्लास में ना हो, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस 0 एट 0 केल्विन। ऐसे ये ज़्यादा जो सही होता 4 केल्विन पे, 0 केल्विन भी चलता है वाटर के लिए, लेकिन ये 4 केल्विन है, ठीक है। जिसकी एंट्रोपी 0 हो जाए ना 0 केल्विन पे, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, ठीक है। खैर आ जाओ एंट्रोपी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में चलेंगे। देखो एंट्रोपी के लिए मैंने यही बोला, ये सिंपली बताता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी एक पाथ फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एस से डिनोट करते हैं, डी एस बराबर आ जाता है डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई डी टी, और डी टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। मैंने शायद पीछे टाइम बोल दिया। ऐसे ही एस का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इनिशियल, ये हमेशा एब्सोल्यूट रखना, केल्विन में रखना, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीजेज व्हेन हीट सप्लाई इंक्रीजेज, जाहिर सी बात है। एस रिवर्सिबल का फॉर्मूला आ जाता है, ये आ जाता है 2.303 NCVM log T2 बाई T1 प्लस NR log V2 बाई V1, ठीक है। CVM का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। 4 प्रोसेस होते हैं, चारों के लिए पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आइसोथर्मल के लिए, जहाँ पे T2 इज इक्वल टू दी TM होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। डेल्टा इसका फॉर्मूला होता है 2.303 NR log P1 बाई P2, V2 बाई V1 प्लट, तो इसका उल्टा 2.303 NR log V2 बाई V1। आइसोकोरी के लिए होता है V कांस्टेंट होता है, डेल्टा इसका फॉर्मूला आ जाता है 2.303 NCVM log T2 बाई T1 या 2.303 NCVM log P2 बाई P1। आइसोबारिक के लिए देख लो P कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा S का फॉर्मूला आ जाता है 2.303 NCPM log T2 बाई T1। ऐसे ही दूसरा वाला आ जाता है 2.303 NCPM log V2 बाई V1, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो S0 ही होगा, क्योंकि रैंडमनेस तो होगा नहीं, ठीक है। यानी डेल्टा एस 0 है, यानी एस तो कांस्टेंट है। अब इसी वजह से इसे हम लोग बोल देते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोल देते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस। खैर आ जाओ, अगला है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है गिब्स फ्री एनर्जी? जी से डिनोट करते हैं। ये सिंपली हमें बताता है एनर्जी ऑफ सिस्टम विच इज़ यूजफुल, ठीक है, ऑल वर्क एक्सेप्ट पीवी वर्क, ठीक है, यूजफुल ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो
डेल्टा जी बराबर आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना, ये होता है डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। ठीक है, एच का मतलब है इंथैल्पी, एस का मतलब है एंट्रोपी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच बराबर मैंने बोला डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। ठीक है, जिसके लिए डेल्टा एच ही ज़ीरो हो जाए उसके लिए हो जाएगा टी माइनस ऑफ टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। खैर आ जाओ, 2-3 आपको मैं एंट्रोपी दिखा देता हूँ। एक है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्या है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन? इसे बोल देते हैं डेल्टा एस फर्स्ट। क्या बोलते हैं? डेल्टा एस फर्स्ट। चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मैंने लिखा डेल्टा एस फूस बराबर डेल्टा एच फूस डिवाइडेड बाई टी एफ। टी एफ का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट और डेल्टा एच फूस का मतलब हीट ऑफ फ्यूजन। फिर मैंने बोला एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन यानी डेल्टा एस वैप। ठीक है, ये बॉइलिंग के लिए होगा। इसके लिए मैंने लिखा डेल्टा एस वैप बराबर डेल्टा एच वैप डिवाइडेड बाई टी बी। टी बी का मतलब होगा बॉइलिंग पॉइंट। अगला है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। ज़रा मुझे बताना तो सब्लिमेशन क्या होता है। तो इसका होता है डेल्टा एस सब इट इज इक्वल्स टू दी डेल्टा एच सब डिवाइडेड बाई टी, जहाँ पे टी कांस्टेंट रहता है। अगला मैंने एक टर्म डिफाइन करा, वो है हमारे पास हीट कैपेसिटी। क्या है? हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी। सी इज इक्वल्स टू दी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, आइए एट कांस्टेंट वी जो हमारा सी वी हो जाता है वो ऐसे होता है डेल्टा यू बराबर जनरली एन सी वी डेल्टा टी होता है। आप सी वी डेल्टा टी भी समझ लो अगर 1 ग्राम के लिए लोगे तो, या 1 मोल के लिए। एट कांस्टेंट प्रेशर वही डेल्टा यू बराबर एन सी पी डेल्टा टी। आइए एक मेयर्स रिलेशन है, याद रख लेना। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर होता है, यानी मैं बोल सकता हूँ सी पी एम बराबर इट इज इक्वल्स टू बी सी पी एम प्लस आर। यहीं से आता है सी पी एम माइनस ऑफ सी बी एम, छोटी सी पी एम माइनस ऑफ छोटी सी पी एम, इट इज इक्वल्स टू दी एन टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, पता है, सबको पता होगा। ऐसी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यू इज इक्वल्स टू दी एन सी एम डेल्टा टी होता है, जहाँ पे सी एम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वी के लिए डेल्टा यू बराबर एन सी वी एम डेल्टा टी, कांस्टेंट पी के लिए डेल्टा एच बराबर एन सी पी एम डेल्टा टी, सबको पता होगा। पॉइजन्स रेशियो क्या है देख लो, गामा बराबर होता है सी पी बाई सी वी। ठीक है, याद रख लेना। यानी मैं बोल सकता हूँ सी पी बराबर गामा टाइम्स ऑफ सी वी, यानी मैं बोल सकता हूँ सी पी बराबर गामा टाइम्स ऑफ सी वी। यहीं से एक रिलेशन आता है सी वी बराबर आर बटे गामा माइनस 1, सी पी बराबर गामा आर बटे गामा माइनस 1। अब यही मैंने डिफाइन करा है सी वी सी पी और गामा को मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉली एटॉमिक के लिए। तो सी वी पहले मैं सी वी की वैल्यू बता देता हूँ तीनों के लिए। 3r/2, 5r/2, 3r। सी पी की वैल्यू 5r/2, 7r/2, 4r। गामा की वैल्यू 5/3, 7/5, 4/3, यानी सिंपली याद कर लो 1.66, 1.4, 1.33। ठीक है, बाकी ये ज़्यादा क्लियर करूँगा मैं फिज़िक्स में कि कैसे गामा डिफाइन होता है, क्या एफ होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, गामा क्या होता है, सारा मैं फिज़िक्स वाले में ज़्यादा बताता हूँ। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।